हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं 2024 में जो पूछा गया था उसका हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं हिस्ट्री का। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा। तो चलो तब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग सेक्शन ए देखने वाले हैं, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप देखने वाले हैं और इसमें से आप लोगों को किन्हीं 6 प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कौन कौन से स्रोत है। तो आंसर में लिखे है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए मुख्यतः 2 स्रोत है। क्या क्या है? तो पॉइंट नंबर 1 में लिखे है कि साहित्यिक स्रोत जैसे वेद हो गया, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध, जैन ग्रंथ, ये सब जो आया वो क्या हुआ, वो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आया। और पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जैसे कि शिलालेख, सिक्के, मुहरे, स्मारक और खुदाई से मिले अवशेष को हम लोग पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि भारत के कौन से 2 प्रांत अगस्त 1947 में भारत एवं पाकिस्तान के बीच बांटे गए। तो कौन कौन से 2 प्रांत बांटे गए थे? तो आंसर में लिखिए कि अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच 2 प्रांतों का विभाजन हुआ। तो कौन किसका किसका हुआ? तो एक पंजाब का हुआ और एक बंगाल का हुआ। तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो आंसर में लिखिए कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म 1542 ईस्वी को अमरकोट सिंध में हुआ था। अमरकोट के सिंध में हुआ था। तो आप लोग अकबर का जन्म भी लगा सकते हैं लेकिन मुगल सम्राट भी लगाएंगे तो अच्छा होगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग देख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि सगुन भक्ति क्या है। जो सगुन भक्ति है वो क्या है? तो आंसर में लिखा है कि सगुन भक्ति वह भक्ति है, मतलब सगुन भक्ति वो भक्ति है जिसमें ईश्वर को साकार रूप से माना जाता है। जो ईश्वर को साकार रूप से माना जाता है, जैसे हो गया और जैसे कि राम हो गया, कृष्ण जैसे रूपों की पूजा की जाती है। तो इसको हम लोग सगुन भक्ति के आंदोलन कहते हैं, यानी कि सगुन भक्ति कहते हैं। अब हम लोग 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 5 नंबर में पूछा गया कि पहाड़िया कौन थे। जो पहाड़िया, तो आप लोग पहाड़िया से अंतर्गत आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि पहाड़ में रहने वाले लोगों को ही पहाड़िया कहते हैं। लेकिन आप लोगों को लिखना होगा कि पहाड़िया झारखंड और राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाली एक आदिवासी जनजाति थे जो शिकार, खेती और जंगल पर निर्भर जीवन जीते थे। अब 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 6 नंबर में पूछा गया था कि भारत स्वतंत्रता आंदोलन में त्रिमूर्तियों के नाम से कौन कौन प्रसिद्ध थे। त्रिमूर्तियों के नाम से, तो आंसर में लिखना है आप लोगों को कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में त्रिमूर्तियों के नाम से प्रसिद्ध थे। तो एक में आप लोगों को लिखना होगा महात्मा गांधी, दूसरा पॉइंट में लिखना होगा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा पॉइंट में आप लोगों को लिखना होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन तीनों ही को ही हम लोग त्रिमूर्तियों के नाम से जानते थे। अब हम लोग 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 7 नंबर में पूछा गया था 2 मार्क्स में कि सिपाही विद्रोह से जुड़े 2 प्रमुख नेत्रियों के नाम लिखे। कि 2, तो सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था से जुड़ी 2 प्रमुख महिलाओं नेत्रियों थी। तो देखो फर्स्ट में लिखना होगा रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी के थी, और बेगम हजरत महल जो थे वो थी यानी कि अवध के। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था कि भारत में रेलवे लाइन पहली बार कब और कहां तक बिछाए गए। तो आंसर में लिखिएगा कि भारत में पहली रेलवे लाइन 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से लेकर ठाणे तक बिछाए गए। कहाँ से? तो मुंबई से लेकर ठाणे तक। तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन बी, देखने वाले हैं खंड बी, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 3 मार्क्स क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इसमें भी आप लोगों को 6 आंसर, मतलब 6 आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली क्या है। तो आप लोगों को अच्छा से लिखना होगा कि इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली में अंग्रेज नीलह किसान भारतीय किसान को कर्ज देकर नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। किसानों को नील का बहुत कम दाम मिलता था और अंग्रेज लोग जो थे वो किसानों को ज़बरदस्ती खेती करने के लिए बोलते थे कि आप लोग नील की खेती करो, और किसानों को जितना उसका अनाज का दाम हो उतना भी नहीं देते थे, बहुत कम देते थे। इससे किसान कर्ज और शोषण में फंस गए, इससे किसान बहुत कर्जा में फंस गए।
अब हम लोग 10 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 10 नंबर में पूछा गया कि भारतीय संविधान के प्रमुख अवगुण है। तो भारतीय संविधान के प्रमुख अवगुण है, यह बहुत लंबा और जटिल है। जो भारत का संविधान है वो बहुत लंबा और बहुत जटिल है। 2 नंबर में कि इनमें केंद्र और राज्य से अधिक शक्तियां दी गई है। इसमें केंद्र और राज्य से अधिक शक्तियां दी गई। आपातकालीन प्रावधानों के दुरुपयोग की संभावना रहती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन के बारे में लिखे हैं। तो भक्ति आंदोलन, तो भक्ति आंदोलन मध्यकाल भारत में चला एक धार्मिक आंदोलन था जिसमें ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति पर जोर दिया। इस आंदोलन ने जाति भेद, आडंबर और कर्मकांड का विरोध किया। जैसे कि रामानंद, कबीर, मीरा, गुरु नानक इसके प्रमुख संत थे। कौन कौन थे? तो याद रखना है कि रामानंद हो जाएगा, कबीर, मीराबाई और गुरु नानक इसके प्रमुख संत थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था कि काला शहर और गोरा शहर में अंतर स्पष्ट करें। तो काला शहर वो भाग था जहां भारतीय लोग रहते थे। मतलब काला शहर में जो लोग रहते थे वो भारत में रहते थे और यहाँ भीड़ अधिक थी और सुविधा कम थी। यहाँ पर भीड़ अधिक है लेकिन वहाँ पर सुविधाएं कम है, यानी कि भारत में ये सब बोला जाता था काला शहर और गोरा शहर में। अब गोरा शहर के बारे में हम लोग एक डिफिनेशन देख लेते हैं कि गोरा शहर वो भाग था जहाँ अंग्रेज रहते थे और यह इलाका साफ सुथरा और खुला और अच्छी सुविधाएं वाला होता था। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो 13 नंबर में पूछा गया था कि रोलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है। तो आंसर में लिखिएगा कि रोलेट एक्ट 1919 को काला कानून कहा गया क्योंकि इस कानून के तहत सरकार को बिना वारंट गिरफ्तारी, बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने और न्याय के अधिकार छीनने की शक्ति मिल गई थी। इससे भारतीय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ, इसलिए इसका विरोध किया गया। अब हड़प नीति क्या है? तो हड़प नीति का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता के शासन और व्यापार व्यवस्था। हड़प नीति का क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता जो हुआ था या तो उसका व्यापार की व्यवस्था को हम लोग को जानना है। तो इसमें शहरों का सुसंगठित ढांचा, नगर नियोजन, जल आपूर्ति और सामान धन प्रणाली शामिल थी। यह नीति शांति और व्यवस्थित जीवन बनाए रखने में मदद करती थी। इसी को हम लोग हड़प नीति, और हड़प नीति के प्रतिपादन कौन है आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो 15 में पूछा गया था कि 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों की चर्चा करें। जो धार्मिक, तो 1857 के विद्रोह में कई धार्मिक कारण थे। तो ये पॉइंट नंबर 1 में लिखेगा कि अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम धर्मों को अपमान किया। जो अंग्रेज लोग भारत आए थे तो उस लोगों ने हिंदू और मुस्लिम धर्म को अपमान किया और कारतूसों में गाय और सूअर के चर्बी इस्तेमाल होने से सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। और 3 नंबर में कि ब्रिटिश नीतियों जैसे मंदिर और मज़ारों में हस्तक्षेप भी विद्रोह का कारण बनी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में लिखे। तो चंपारण सत्याग्रह 1919 में हुआ था, ठीक, 1919 में हुआ था। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था चंपारण, जिसमें नील की खेती किया जाता था। यह बिहार के चंपारण जिले के किसान के लिए लिया था। ये किस जिले में हुआ था? तो चंपारण, बिहार के जिले। जो नक्सलियों नील की खेती करने के लिए मजबूर थे, वो नक्सली जो थे वो नील की खेती के लिए मजबूर थे। गांधी जी ने किसान के अधिकारों की रक्षा के लिए अहिंसात्मक आंदोलन चलाया और सरकार को नील की बेईमानी समाप्त करने पर मजबूर किया। अब हम लोग 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन से देखते हैं कि सेक्शन सी, खंड सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो लॉन्ग आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था 17 नंबर में कि संथाल विद्रोह के कारण एवं स्वरूप पर प्रकाश डालें। तो हम लोग कारण सबसे पहले देख लेते हैं। तो कारण में लिखना होगा कि भूमि का अत्याचार, जैसे कि ब्रिटिश सरकार और जमींदारों मालिकों ने संथाल किसानों की जमीन हड़प ली, ठीक है। जो
जो ब्रिटिश सरकार थे और जमींदार थे वो सब जो थे वो संथाल किसानों की जमीन को हड़प ली थी और भारी कर वसूला जमीन भी ले रहा था और उस सब लोग कर भी ले रहा था। ये देखो कितना चालाक था अंग्रेज। और पॉइंट नंबर 2 की धन उगाही करने वाले मियों ठेकेदारों किसानों को भारी कर्ज में फंसाया गया। जो थे वो ठेकेदार जो थे वो किसानों को भारी कर्ज में फंसाया गया और किसानों को भारी कर्ज में फंसाया जा रहा था। 3 नंबर की अन्याय और शोषण, जैसे कि स्थानीय प्रशासन और ठेकेदार किसानों पर अत्याचार करते थे। जो स्थानीय प्रशासन और ठेकेदार जो थे वो किसानों पर अत्याचार करते थे। पॉइंट नंबर 4 कि सामाजिक और आर्थिक असंतोष, उनके परंपरागत अधिकार छीनने लगे और जीवन कठिन हो गया। अब स्वरूप की ओर बढ़ते हैं तो स्वरूप में आप लोगों को लिखना होगा 1 नंबर में कि सशस्त्र विद्रोह हुआ। संथाल ने अपने हथियार उठाए, जो संथाल यानी कि आदिवासी लोग अपने हथियार उठाए और अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ लड़ा तो 2 पॉइंट में लिखिएगा कि सामूहिक संग्रह किया, मतलब संघर्ष किया, संग्रह ने कि विद्रोह गांव-गांव में फैल गया। हजारों संथाल एकजुट हुए। जो विद्रोह हुआ वो पूरा गांव में ये फैल गया था और हजारों लाखों लोगों में संथाल लोग एकजुट हुए। पॉइंट नंबर 3 में लिखा कि नेतृत्व, इस आंदोलन का नेतृत्व सिद्दीक नहीं है, सिद्धू होगा, सॉरी यहाँ पर ये टाइप गलत हो गया है, ठीक है, सिद्धू कान्हो, और इसको भी गलत है, ये हो जाएगा चांद भैरव ने किया। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 नंबर कि भूमिगत संगठन, संथालों ने गांव-गांव एक दूसरे से संपर्क बनाकर रणनीति बनाई। 5 नंबर की अतः ब्रिटिश सेना की भारी शक्ति के कारण विद्रोह दब गया, लेकिन यह भारतीय आदिवासी आंदोलन का प्रतीक बन गया और इसे ही हम लोग भारतीय आंदोलन का प्रतीक बन गया। अब हम लोग 18 नंबर की ओर बढ़ते हैं तो 18 नंबर पे पूछा गया था कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के द्वारा प्रयोग किए गए प्रमुख हथियार और अस्त्र की चर्चा करें। तो आंसर में लिखिएगा आप लोग कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी ने हमेशा अहिंसा और सत्याग्रह को अपने आंदोलन का मुख्य हथियार बनाया। उनका कहना था कि भारतीय जनता को स्वतंत्रता पाने के लिए हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि सत्य और आत्मबल से लड़ाई लड़नी चाहिए। आइए इसे आसान तरीका से समझते हैं। तो आप लोग आसान तरीका से समझ सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। तो आप लोगों को अस्त्र की जगह गांधी जी ने अपनाया। तो गांधी जी ने भौतिक हथियार जैसे कि तलवार, बंदूक, बम का विरोध किया, बोले ये सब का विरोध किया, और उनका स्थान सत्याग्रह, अहिंसा, दांडी मार्च और असहयोग आंदोलन जैसे तरीकों से लिया। तो आप लोग ने देख चुके हैं उनका 18 नंबर। तो आप लोग 19 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 19 नंबर में पूछा गया था कि एक इतिहास के रूप में अकबरनामा के लेखक अबुल फजल की भूमिका का विश्लेषण करना है। किसका विश्लेषण करना है? अकबरनामा के अबुल फजल का भूमिका का हम लोग विश्लेषण करना है। तो पॉइंट नंबर 1 में लिखेगा कि अबुल फजल कौन थे। तो आप लोगों को अबुल फजल के बारे में थोड़ा जान लो कि अबुल फजल कौन थे। तो 1551 से 1602 ईस्वी अकबर दरबारी में विद्यमान थे, मतलब इतना साल ईस्वी तक रहे दरबार में। उन्होंने अकबर के विश्वास पात्र, सलाहकार और सचिव के रूप में जाना जाता है। वे इतिहासकार, लेखक और दार्शनिक थे। अब पॉइंट नंबर 2 में लिखिएगा कि अकबर का जीवन, शासन और साम्राज्य का विस्तृत इतिहास है। अबुल फजल ने इसे लिखा। यह सिर्फ राजनीतिक इतिहास नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इतिहास भी है। इसमें अकबर के धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक सुधार और युद्ध नीतियों विस्तार से बताई गई। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। तो देखिए, लिखिएगा कि पॉइंट नंबर 1 में कि साम्राज्य का विशाल होना, कि चंद्रगुप्त और अशोक के बाद साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया, मतलब चंद्रगुप्त और अशोक के बाद जो साम्राज्य वो बहुत बड़ा हो गया। विशाल साम्राज्य को प्रभावी रूप से नियंत्रित करना मुश्किल हो गया और दूर दराज के प्रदेशों में
प्रशासन कमजोर हो गया। पॉइंट नंबर 2 में लिखिएगा कि अशोक के बाद कई कमजोर और महत्वाकांक्षी शासक आए। दरबार में संघर्ष, भ्रष्टाचार और महलों की राजनीति बढ़ी गई, मतलब बढ़ी गई यानी कि बढ़ गई। केंद्रीय शासन की ताकत कमजोर पड़ गई। अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं कि कबीरदास की शिक्षा एवं जीवनी पर चर्चा करें। तो हम लोग जीवनी पहले देख देते हैं कि कबीरदास का जन्म 1440 ईस्वी में हुआ था। कितना में हुआ था? तो 1440 ईस्वी में। वे बनारस के पास पैदा हुए थे, मतलब बनारस के पास पैदा हुए थे, मतलब उसका जन्म जो हुआ था वो बनारस में हुआ था। उन्होंने एक साधारण और सादगीपूर्ण जीवन जिया, वो एक साधारण जीवन के जैसा वो जिया। कबीर मुस्लिम परिवार में पले बढ़े, लेकिन जो कबीर जो थे वो मुस्लिम परिवार में पले बढ़े, लेकिन उसका दृष्टिकोण सभी धर्मों और जातियों के लिए समान था। लेकिन वह सभी धर्मों को एक समान मानते थे, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितना भी है, लेकिन वो सभी को सम्मान करते थे, सभी धर्मों का। ठीक। उन्होंने 1518 से 19 में संसार छोड़ दिया। 1518 और 19 ईस्वी में संसार छोड़ दिया। अब शिक्षा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि शिक्षा और दर्शन। कबीर ने कहा कि ईश्वर पाने के लिए मंदिर या मस्जिद जरूरी नहीं है। हम लोग को ईश्वर पाने के लिए मंदिर और मंदिर जरूरी नहीं है, बल्कि सच्चाई और भक्ति से ईश्वर का अनुभव होता है। उन्होंने धर्म के पाखंड, जातिवाद और अंधविश्वास का विरोध किया। उनके अनुसार व्यक्ति का मूल्य उसके कर्म और आचरण से तय होता है, न कि जाति या धर्म से। ये किसने कहा था? तो कबीरदास ने कहा था। अब 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो देखिए, तो आप लोगों को लिखना होगा पॉइंट नंबर 1 में कि लिखित संविधान सारे कानून और नियम लिखित है। सर्वोच्च कानून संविधान ही सबसे ऊपर है। लोकतंत्र, जनता ही देश चलाती है। गणराज्य, देश में राजा नहीं राष्ट्रपति है। समानता में और अधिकार, हर नागरिक को समान अधिकार और मौलिक अधिकार है। संघीय ढांचा, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर देश चलाते हैं। केंद्र भी और राज्य दोनों मिलकर ही देश चलाते हैं। 7 नंबर शोषण की सुविधा, जरूरत पड़ने पर संशोधन किया जा सकता है। 8 नंबर की नीति निर्देशक तत्व, सरकार को गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधारने की दिशा। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अब मैं 2025 का भी सब्जेक्टिव वीडियो अपलोड कर सकूं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।